नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। माउंट एवरेस्ट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और अनोखी विंड सोलर हाइब्रिड तकनीक, इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने की तैयारी, जल्द रवाना होगा अभियान दल। भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पद्म पुरस्कार 2017 की घोषणा। दिल्ली में आयोजित हुई वार्षिक स्पेस मीट, उल्कापिंड की खोज करने वाले छात्र हुए सम्मानित। सौर और वायु ऊर्जा से विकसित नई तकनीक, वैज्ञानिकों ने दिया विश्व का नाम। और भारत आए नासा वैज्ञानिक पॉल रोसेन से खास मुलाकात, नासा इसरो के संयुक्त मिशन पर की चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। करीब 2 साल पहले आए भूकंप ने नेपाल की तस्वीर बदल दी थी, लेकिन क्या इसका असर माउंट एवरेस्ट पर भी पड़ा था? क्या एवरेस्ट सिकुड़ रहा है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने की तैयारी में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक जल्द ही एक अभियान दल को इस काम के लिए भेजा जाएगा और जरूरी जानकारियां भी इकट्ठी की जाएंगी। करोड़ों साल पहले धरती के भीतर होने वाले टेक्टोनिक मूवमेंट ने हिमालय पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया और अब करोड़ों साल बाद धरती के भीतर होने वाली टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से उनमें सिकुड़न आ रही है। जी हां, वैज्ञानिकों के कुछ समुदाय का अंदेशा है कि 2 साल पहले नेपाल में आए भूकंप के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में सिकुड़न आ रही है। फिलहाल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 29,028 फीट है। अब चोटी के सिकुड़ने की आशंका के बाद सर्वे ऑफ इंडिया फिर से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का कार्य करेगा। सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके लिए जरूरी अनुमतियां ले ली हैं और स्रोतों के मुताबिक इस योजना पर 1 या 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि ऊंचाई मापने के कार्य में करीब 1 महीना लगेगा और उसके बाद गणना और डेटा तैयार करने में 15 दिन और लगेंगे। सिकुड़न से जुड़ी आशंका की सच्चाई जांचने के अलावा मापने के कार्य से कई और वैज्ञानिक रिसर्च को बल मिलने की संभावना है। हर साल की तरह इस साल भी भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2017 की घोषणा कर दी गई है। ये पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। आइए नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में मिले पद्म पुरस्कारों पर। हर साल की तरह इस साल भी लंबे इंतजार के बाद पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। इस साल माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 89 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 75 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस साल विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सिर्फ 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। कर्नाटक के रहने वाले और इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तेलंगाना के श्री चंद्रकांत पिटावा, पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर अजय कुमार रे, आंध्र प्रदेश के श्री चिंताकिंडी मल्लेशम और असम के श्री जितेंद्र नाथ गोस्वामी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। दुर्भाग्यवश विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक भी पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है।
पद्म पुरस्कारों का ऐलान माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात किया जाता है और हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अंतरिक्ष के प्रति बच्चों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए स्पेस नाम की संस्था द्वारा हर साल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है ऑल इंडिया एस्टेरॉयड रिसर्च कैंपिंग, जिसके तहत स्कूली बच्चों को एस्टेरॉयड खोजने के साथ साथ उन्हें नाम देने का भी मौका मिलता है। हाल ही में एस्टेरॉयड खोजने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अंतरिक्ष की गहराइयों को जानने की जिज्ञासा हम सभी में होती है और बात बच्चों की करें तो उनमें अंतरिक्ष को लेकर उत्सुकता कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में अगर बच्चों को अंतरिक्ष में कुछ खोजने का मौका मिल जाए तो इससे ज्यादा रोमांचकारी उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। भारत में पिछले कई सालों से आयोजित हो रहे ऑल इंडिया एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन के तहत स्कूली बच्चों को ऐसा ही सुनहरा मौका मिल रहा है, जिसमें उन्हें न सिर्फ उल्का पिंडों को खोजने बल्कि उन्हें नाम देने का भी मौका मिलता है। ऐसे ही बच्चों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में हाल ही में स्पेस एनुअल मीट 2016 का आयोजन किया गया था, जिसमें वर्ष 2010 में उल्का पिंडों की खोज करने वाले 2 छात्रों अमनजोत सिंह और साहिल वाधवा को नासा के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर पॉल रोजन ने सम्मानित किया। इन दोनों छात्रों द्वारा खोजे गए उल्का पिंडों को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कोलैबोरेशन द्वारा मान्यता मिल गई है और जल्द ही उन्हें नाम भी दिया जाएगा। स्पेस के क्लब के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिली जिसको ऑल इंडिया एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन कहते हैं। तो उसमें हमें ट्रेनिंग दी गई एंड ट्रेनिंग के बाद हमें कुछ इमेज सेट मिलते थे जो कि यूएस की ऑब्जर्वेटरी से हमें मिलते थे। तो हमें उनको एनालाइज करना होता था एंड उनको एनालाइज करके हमें देखना होता था क्या वो एक नया ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर वो हमें लगता था वो एक नया ऑब्जेक्ट हो सकता है तो हम उसकी एक साइंटिफिक रिपोर्ट बना के ऑब्जर्वेटरी को भेजते थे एंड फिर कुछ दिन बाद ऑब्जर्वेटरी हमें बताती थी कि क्या हमने कोई नया ऑब्जेक्ट देखा है या फिर पहले ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि वहाँ पे था और वही हमने देखा है। तो फॉर्चुनेटली जब हमने ये वाला डिस्कवरी की 2010 में तो वो एक नया ऑब्जेक्ट था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। टेक्नोलॉजी का उसमें था कि जो सॉफ्टवेयर दिया गया हमारे को तो उसको चलाना भी सिखाया गया था पूरा। जैसे स्पेस की एक वर्कशॉप होती है 5 घंटे की, जब भी ये शुरू होता है इवेंट उससे पहले एक वर्कशॉप होती है 15 से 20 दिन पहले। तो वर्कशॉप में पूरा सिखाया गया कैसे यूज़ करना है, कैसे करना है। बाकी फिर हमारे ऊपर होता है कि हम उसको किस तरीके से और आगे इसको चला के सारा काम कर सकते हैं अपनी तरफ से। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के छात्र, अध्यापक और शिक्षा से जुड़े कई जाने माने लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान स्पेस पुरस्कार से सम्मानित रहे 4 छात्रों आर्यन मिश्रा, यशराज भारद्वाज, युवराज भारद्वाज और रोनाल्डो लैशराम ने अपने अनुभव सभी छात्रों से साझा किए और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। ऑल इंडिया एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन एक अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन है जो स्पेस नाम की संस्था द्वारा इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कोलैबोरेशन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। स्पेस एक ऐसी संस्था है जो पायनीर है स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की एजुकेशन को लाने के लिए। और इस एजुकेशन को लाने का पर्पस ही ये था कि हम लोग बच्चों को विज्ञान की किताबों से निकाल के नेचर में से विज्ञान को समझना और फिर उसमें से उसका मैथमेटिक्स निकाल करके उसको अंडरस्टैंड करना और जो असली तरीका है विज्ञान को पढ़ने का उस हैंड्स ऑन तरीके से विज्ञान को पढ़ाया जाए। इस कैंपेन के अलावा भी स्पेस द्वारा बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ऊर्जा के दूसरे विकल्पों के रूप में पिछले कुछ दशकों में सौर और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों को मिलाकर ऊर्जा का एक नया रूप मिल जाए? जी हां, ऐसी ही तकनीक विकसित की है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने और इसे विश का नाम दिया गया है।
ये तकनीक दूर दराज के इलाकों के लिए काफी कारगर है। जीवाश्म और खनिज आधारित ऊर्जा का भविष्य दिन पर दिन धूमिल पड़ता जा रहा है। ऐसे में नवीकृत ऊर्जा के स्रोत को भविष्य के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। इस सिलसिले में दुनिया भर में इन दिनों वायु और सौर ऊर्जा का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में तकनीकी को बेहतर बनाने के लिए लगातार शोध चल रही हैं। इस बीच भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अनोखी पेशकश की है। ऊर्जा की समस्या के निदान के लिए दो तकनीकियों का मेल कैसा होगा? जी हां, ये उपाय दिया है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में सेंटर फॉर सोसाइटल मिशंस एंड टेक्नोलॉजीज के शोधकर्ताओं ने, जिसे विश नाम दिया गया है। These turbines are designed such that they give maximum output even at average wind speeds which are available in our country. The starting wind speed is about 3 to 4 meters per second, and we are trying our best to see it's cost competitive. The important component, right now we have installed about 6 such 1 kilowatt systems in and around Bangalore, which are undergoing field trials. We are also developing 4 kilowatt systems for agri pumps and 10 to 20 kilowatt systems with our private partners. विश एक ऐसी तकनीकी है जिसमें वायु और सौर दोनों ऊर्जाओं का सम्मिश्रण है। इसमें वायु चलित टरबाइन को सौर PV चैनल्स के साथ जोड़ा गया है। इस व्यवस्था में इस्तेमाल किया गया 500 वॉट का वायु टरबाइन रोटर डिजाइन मेथड पर आधारित है। इसमें सैंडविच के आकार के ब्लेड लगे हैं और जो कम गतिशील हवा वाले भारतीय क्षेत्रों के लिए सटीक हैं। विश व्यवस्था में वायु, सौर और इन्वर्टर स्रोतों के चार्जिंग कंट्रोल्स को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। बैटरी वायु से उत्पन्न ऊर्जा को दूसरे मार्ग पर ले जाती है और सौर ऊर्जा उत्पादन धीमी कर देती है। जब बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है तो इन्वर्टर खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाता है ताकि बैटरी ओवर डिस्चार्ज ना हो। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो इन्वर्टर खुद ब खुद स्विच ऑन हो जाता है। जानकारों का मानना है कि शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए हाइब्रिड व्यवस्था लंबे समय तक काम कर सकती है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। सफलता की एक और कड़ी जोड़ते हुए इसरो ने 25 जनवरी की शाम को GSLV Mk3 क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन का सफल परीक्षण किया। 50 सेकंड्स के इस परीक्षण का संचालन महेंद्रगिरी में इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स द्वारा किया गया। इस परीक्षण ने स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक प्रपल्शन तकनीक के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, जो इसरो की बेहतरीन क्षमता को दर्शाता है। इसरो ने मंगलयान की कक्षा का सफलतापूर्वक पुनर्निर्धारण कर लिया है। लंबे समय तक ग्रहण के कारण कक्षा पर कोई असर ना पड़े, इस वजह से इसका पुनर्निर्धारण किया गया है। मंगलयान में लगे सोलर पैनल को चार्ज होने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है। कक्षा का पुनर्निर्धारण ना होने पर ग्रहण के दौरान सूर्य मंगलयान से ओझल हो जाता। इसरो के अध्यक्ष AS किरण कुमार ने हाल में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ये ऐलान किया। 5वें और अपने तरह के अनूठे कार्यक्रम में नासा के हवाई स्पेस एक्सप्लोरेशन एनालॉग एंड सिमुलेशन प्रोजेक्ट में
6 वैज्ञानिकों की एक टीम ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया है। ऐसा मंगल ग्रह में जिंदगी की संभावित समस्याओं से रूबरू होने के लिए किया गया है। ये वैज्ञानिक अगले 8 महीने तक विशेष रूप से बनाए गए अर्धचंद्राकार घर में रहेंगे, जो हवाई के बिग द्वीप पर मौना लोआ ज्वालामुखी के पास वीराने में स्थित है। ये वैज्ञानिक वहां भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करेंगे और लंबे अंतरिक्ष मिशन में इंसानी व्यवहारों में आने वाले बदलाव का आकलन करेंगे। चीन ने ऐलान किया है कि अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना में वो बीजिंग में दुनिया का सबसे चमकीला सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन लाइट सोर्स लगाएगा। सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन लाइट सोर्स ऊंची ऊर्जा का प्रकाश स्रोत होता है, जो इलेक्ट्रॉन के छिटकने से सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन पैदा करता है। ये एक्सरे के जरिए किसी भी तत्व का नाभिकीय ढांचा जांच सकता है। खबरों के मुताबिक इस लाइट सोर्स का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ये रेडिएशन काफी उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा मुहैया कराएगा, ताकि पेचीदे व्यवस्थाओं के ढांचों को समझने में आसानी हो। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी का आधार डीएनए, ए, टी, सी और जी नाम के 4 बुनियादी तत्वों से बना होता है। अब शोधकर्ताओं के एक दल ने ऐलान किया है कि उन्होंने विस्तृत जेनेटिक कोड की मदद से जीवित कोशिकाओं की रचना की है। खबरों के मुताबिक शोधकर्ताओं ने एक सिंथेटिक बैक्टीरियम तैयार किया है, जिसमें न सिर्फ 4 बुनियादी तत्वों बल्कि X और Y नाम के सिंथेटिक जोड़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। इस अध्ययन के जरिए जिंदगी के आधार के बारे में क्रांतिकारी जानकारियां मिल सकती हैं। अंतरिक्ष से जुड़ी एक दिलचस्प खोज में एक भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने आकाश गंगा से अलग तेज रेडियो तरंगों की जानकारी हासिल की है। नेचर पत्रिका में छपे अध्ययन के मुताबिक ये रेडियो तरंग बेहद थोड़े समय के लिए और काफी चमकीले थे। रेडियो तरंगों की बारंबारिता से पता चलता है कि उनकी उत्पत्ति तारों और आकाश गंगाओं के बीच भारी मात्रा में गैस से हुई है। इस शोध से अंतरिक्ष में आकाश गंगा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण में हो रहे बदलावों और इसके प्रभावों को जानने के लिए नासा और इसरो संयुक्त रूप से एक मिशन पर काम कर रहे हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार नाम के इस मिशन के तहत वैज्ञानिक उन्नत तकनीक के द्वारा पृथ्वी का अवलोकन करेंगे और भविष्य में इसी मिशन से जुड़े नासा वैज्ञानिक डॉक्टर पॉल रोसेन ने हाल ही में भारत का दौरा किया और इस मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा की। 2, 1, 0 and 1. PS1 ignited. 3, vehicle lift off normal. 7, 8. हाल के सालों में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। इस क्षेत्र में भारत को दुनिया के मानचित्र में अहम स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का। आज की तारीख में इसरो का नाम घर घर में गूंज रहा है और अब इसरो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया की एक और शक्तिशाली एजेंसी नासा के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। दोनों संस्थान साथ मिलकर नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मुख्य मकसद आज की सबसे गंभीर चुनौती अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और इसके नतीजों से निपटना है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार या छोटे में निसार भविष्य का एक उपग्रह कार्यक्रम है, जिसे 2020 में अंतरिक्ष में छोड़े जाने की योजना है। The NISAR mission is designed to make measurements of the changes of the Earth over the life of the mission, which is anywhere from 5 to 10 years, looking for the motion of the surface from volcanoes or earthquakes, landslides, glaciers and ice sheets, that kind of motion, as well as changes in land cover
such as forest growth or deforestation, agricultural changes, and that kind of thing. निसार अब तक इसरो और नासा के बीच सबसे बड़ा संयुक्त कार्यक्रम होगा, जिसका काम आधुनिक रेडार इमेजिंग सिस्टम तैयार करना है ताकि ये धरती की विस्तृत तस्वीर उपलब्ध करा सके। ये रेडार L और S दोनों बैंडों पर काम करेगा। लिहाजा हम उम्मीद कर सकते हैं कि निसार के जरिए हम धरती पर विभिन्न समय की दिलचस्प तस्वीरें देख सकेंगे और उपग्रह की कुछ सबसे पेचीदगी भरी समस्याओं के हल निकाल सकेंगे। L और S बैंड पर माइक्रोवेव डेटा के अलावा निसार प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग, फसल के दौरान कृषि बायोमास का निरीक्षण इत्यादि जैसे काम भी करेगा। जहां तक संगठनात्मक कार्य वितरण का सवाल है, तो इसरो एस बैंड SAR की डिजाइन और विकास, स्पेसक्राफ्ट बस, डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेशन और जांच, GSLV के इस्तेमाल से प्रक्षेपण और कक्षा में किए जाने वाले कार्य संपादित करेगा। जबकि नासा के जिम्मे की तैयारियों में L बैंड SAR शामिल हैं। NASA is providing a very large structure which houses the long wavelength radar. It's called an L-band radar. That consists of an octagonal structure which is roughly 3 meters long, a 9-meter deployable arm or boom, and then a 12-meter deployable reflector made out of mesh, gold mesh. ISRO is actually providing the spacecraft that we bolt this structure to. They're providing the launch vehicle, the mission operations of the spacecraft, and they're also providing a second radar with a shorter wavelength, which will be very complementary to the L-band radar that NASA provides. इसरो के जिम्मे वाले कार्यों में 7,088 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है, तो नासा के काम में 80 करोड़ 80 लाख डॉलर खर्च हो सकते हैं। It's a very comprehensive science mission and is greatly relevant for societal benefits, monitoring crops, looking for floods and disasters, and that kind of thing. So ISRO and NASA are very eager to launch this as soon as possible. So right now we're in the development phase. We are scheduled for launch in something like December 2021. However, ISRO has expressed a desire to launch as early as possible, and we are looking for ways to accelerate the launch, perhaps as early as 2020. जानकारों ने बताया कि निसार के इस्तेमाल से एकत्र डेटा के जरिए धरती की उत्पत्ति और धरती के परत की समझ के अलावा इसके पर्यावरण, इसके स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी। तो ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड भी जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और सलाह हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपने विचार हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी की ताज़ा खबरों के साथ अगले हफ्ते में फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।